ओके, तो कॉजेज की बात कर रहे थे। तो कॉजेज ऑफ द RTA1 एंड RTA2, ठीक है। एंड इसके अंदर कौन कौन से हैं? जोग्रस, जो कि मैंने मोस्ट कॉमन बताया था, एंड यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा। ये दो चीजें हमारे को पता होनी ही चाहिए। और बाकी अदर कॉजेज हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस, मेडुलोस्पोंजी किडनी सिरोसिस, सिकल सेल एनीमियाज, ड्रग ड्रग दोनों के अंदर है, रीनल ट्रांसप्लांट। ओके, एंड रीनल ट्रांसप्लांट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीनल ट्रांसप्लांट से क्या बन सकता है? RTA टाइप 1 बनेगा। ओके, ओके। नेफ्रोजेनिक DI, एंड DI को एंडोक्राइन में मैं कंप्लीट बताऊंगा, बट DI आपको पता होना चाहिए। DI तीन तरीके से होते हैं: क्रेनियल, नेफ्रोजेनिक एंड गेस्टेशनल, ठीक है। तो अ, एक बार इसको समझने के लिए, ओके, हम बात कर रहे थे नेफ्रोजेनिक DI, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बाय डेफिनेशन किसको बोलेंगे? पहली चीज हमारे को पता होनी चाहिए, हम किसको बोलेंगे? जहां पे पॉलीयूरिया हो। क्या हो? पॉलीयूरिया हो। एंड पॉलीयूरिया किसको बोलेंगे? फर्स्ट चीज, ग्रेटर देन, ध्यान से लिखना, 50 ml पर केजी बॉडी वेट पर डे। ओके, मींस इसका मतलब क्या हुआ? अगर 50 kg का मेरा पेशेंट है तो उसका यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर, एंड अगर वही मेरा पेशेंट 70 kg का है तो यहाँ पे यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा? 3.5, ऑलमोस्ट 3.5 लीटर पर डे, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया, एंड ओनली पॉलीयूरिया को हम DI नहीं बोल सकते हैं। उसके साथ में क्या मिलना चाहिए हमारे को? यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, जो कि क्या होगी? डेफिनेटली कम होगी। तो वो कितने से कम होनी चाहिए? आंसर, यहां से बेसिक से कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे को ये बेसिक फंडास क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लेस देन 300 मिली ऑस्मोल हमारा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है। अब जो कि बेसिक है हमारे DI के लिए, और DI को अच्छे से समझने की कोशिश करना, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, एंड सेकेंड वन इज ऑलवेज सेकेंडरी। प्राइमरी, प्राइमरी भी तीन टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, कौन सा? सेंट्रल। सेकंड वन इज नेफ्रोजेनिक, सेकंड वन इज नेफ्रोजेनिक, एंड थर्ड वन इज गेस्टेशनल। थर्ड वन इज गेस्टेशनल। क्या होता है? सेंट्रल, सेंट्रल न्यूरोजेनिक भी कहते हैं या क्रेनियल भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रेनियल या सेंट्रल, सेंट्रल न्यूरोजेनिक। जहां पे क्या होता है, डिफेक्ट कहाँ आता है कि हमारा जो ADH प्रोडक्शन है, जो कि कहां से होता है? आप सबको पता है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ADH कहाँ पे है? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वो अल्टीमेटली आता कहां से है? हमारा ऊपर हाइपोथैलेमस पार्ट से, ठीक है। तो वहां से सिक्रीट होके हमारे कहाँ पे आता है? यहाँ पे ओनली एंड ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये यहाँ पे क्या होता है? स्टोर्ड होता है ना। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो यहाँ पे स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर क्रीनियम पार्ट में अगर ADH सिक्रीशन ही, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज ADH, डिक्रीज ADH, ठीक है। और ये कहां पे बनता है हमारे को पता होना चाहिए, और ये अल्टीमेटली आता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, है ना। तो ये बनता है हमारा SON,
SON मीन्स सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। कहां से बना? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, बट ये नहीं बनता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनना चाहिए, वो नहीं बनता है। ठीक है, तो ब्लड में हमारा एडीएच जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो नहीं आ पाता है। और एडीएच क्या काम करता है ये आप सबको पता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू दी डीसीटी। जब भी हमारे को वाटर की, हम जैसे कि मान लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्लास चल रही है आपकी, 2 घंटे कंटिन्यूअस क्लास चल रही है, तो इस बीच में ना हमारा हमने बिल्कुल पानी नहीं पिया, तो हमारे को यूरिन आउटपुट है तो वो नॉर्मल अगर रहेगा तो हमारा जितना भी बॉडी में ब्लड है तो वो सॉरी यूरिन है के थ्रू हम वाटर नॉर्मली निकालते रहे तो हमारे को क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाएगा ना। तो इसीलिए एडीएस सिक्रीशन होने लगता है। एडीएस सिक्रीशन होने से क्या होगा, हमारे को यूरिन कंसंट्रेटेड होने लगेगा बॉडी में, वापस से वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा। तो ये मेंटेन करके रख चलता है। अब नेफ्रोजेनिक में कहाँ डिफेक्ट आता है? नेफ्रोजेनिक में डीआई क्यों डेवलप होता है? नेफ्रोजेनिक में डीआई डेवलप होता है ड्यू टू डिक्रीज, ध्यान से समझना, डिक्रीज एक्शन ऑफ एडीएच। अब आप कहेंगे देखो ब्लड के अंदर एडीएच आ तो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बन रहा था एंड नॉर्मल बन रहा है और नॉर्मली ब्लड के अंदर आ रहा है, नॉर्मली हो रहा है, बट जो हमारा डीसीटी है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, डीसीटी पोर्शन पे इसको एक्ट करना चाहिए, पर वहां पे एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर को कहते हैं V2 रिसेप्टर। इसको क्या कहते हैं? V2 रिसेप्टर। और V2 रिसेप्टर क्या करता है, इस V2 रिसेप्टर इसको एडीएच को पहचान ही नहीं पाता, डिनाई कर देता है, भाई मैं तो नहीं पहचानता आपको। तो वो नहीं अगर पहचानेगा तो इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा, और अटैच नहीं होगा तो एक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं डिक्रीज एक्शन ऑफ द एडीएच एट V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर, ओके। और ये अगर एक्शन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पाएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे V2 रिसेप्टर क्यों नहीं पहचानता, इसके कॉज क्या होते हैं? इसके कॉजेस क्या है? देखिए इसका कॉज है फर्स्ट म्यूटेशन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज म्यूटेशन ऑफ द V2 रिसेप्टर एंड कुछ ड्रग्स हैं, और मैं हमेशा कहता हूं हमारे को ड्रग्स याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि V2 रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कॉज हैं वो हमारे को पता होना चाहिए। वो है इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड एंड इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैल्सीयूरिया। देन थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारी हाइपोकेलीमिया। ओके, ये 3-4 कंडीशंस हैं जो कि V2 रिसेप्टर को इनएक्टिवेट बनाती है। ठीक है, देन अब आप कहेंगे कि ये गेस्टेशनल क्या बला है? गेस्टेशनल को समझने की कोशिश करना। क्या होता है, जो हमारा एक क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिनेज एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट कौन करता है, एन टर्मिनल पेप्टाइडेज। एन टर्मिनल पेप्टाइडेज जो कि क्या है, वेसोप्रेसिनेज एंजाइम है। ये क्या है, वेसोप्रेसिनेज एंजाइम है। तो इस एडीएच को आपको पता भी है कि वेसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर उसको एंजाइम आएगा तो उसको वो क्या कर देगा, वो उसको डिग्रेड कर देगा। ये अल्टीमेटली क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, डिग्रेडेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ये एंजाइम आया क्यों? तो ये एंजाइम आता है बाय द प्लेसेंटा। और ये क्यों आता है, इतनी अब डिटेल में मत जाइए, बस एक अभी के लिए इतना सा याद रखिए। ठीक है, एन टर्मिनल पेप्टाइडेज इज ए वेसोप्रेसिनेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एंड इट एक्ट ऑन द एडीएच, एंड एडीएच का क्या करेगा, अल्टीमेटली डिग्रेडेशन करेगा। ओके, यहां तक समझ में आया?
तो अब आपको पूरा डीआई लगभग समझ में आ गया है, बस हमारा क्या बचा है, सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन होता है ना, कि हम जैसे मैंने बोला था कि अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पानी वाटर इनटेक कम कर रहे हैं तो यूरिन आउटपुट कम हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, एडीएच की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा डिक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, और तो उससे क्या होगा, डिक्रीज एडीएच, डिक्रीज एडीएच। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक चीज समझिए कि प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, प्राइमरी प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज साइकोजेनिक, कि मेरे को आदत ही है बहुत सारा पानी पीने की, साइको साइकोजेनिक। देन सेकंड एट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक। देन थर्ड वन इज डिप्सोजेनिक, डिप्सोजेनिक। ठीक है, ओके। अच्छा, एक होता है कि हम किस तरीके से इनको सबको डिफ्रेंशिएट करें कि पर्सन इज अफेक्टेड, कि उसको जो डीआई है, उसको जो डायबिटीज इंसिपिडस है, तो उसको कौन सा डीआई है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या उसको क्रेनियल या सेंट्रल डीआई है या नेफ्रोजेनिक डीआई है, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करें। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास में एक चार्ट है। ठीक है ना, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ये चार्ट आपको पता होना चाहिए और यही चार्ट डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी एक बार में समझ में आ जाएगा, अदरवाइज है ना कंफ्यूज होते रहोगे। देखिए क्या होता है, हम करते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। मींस हमने क्या किया, बेस लाइन, मींस ये मेरा बेस लाइन है, ये जो मैंने ब्राउन बनाया है ये मेरा बेस लाइन है। ठीक है, तो अगर मेरा नॉर्मल पर्सन हूं, मतलब मैं मान लो मैं हूं कि नॉर्मल पर्सन, ठीक है, तो मेरा सीरम सोडियम ऑस्मोलरिटी क्या रहेगी, नॉर्मल। यूरिनरी ऑस्मोलरिटी क्या रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल। एंड सीरम एडीएच बिल्कुल नॉर्मल है मेरा। ठीक है, मेरा नॉर्मल पर्सन का सारी चीजें नॉर्मल लेवल पे हैं। बट मेरे को वाटर डिप्राइवेशन मींस मेरे को 3-4 घंटे से 6 घंटे से मेरे को पानी नहीं दिया आपने। ठीक है, अब नहीं दिया और फिर वापस से सैंपल लोगे तो मेरा क्या मिलेगा, सीरम। तो वाटर डिप्राइवेशन कितने घंटे के लिए होना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो यही है, इससे आप पूछ लेते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए वाटर डिप्राइवेशन होना चाहिए 8 to 10 आवर्स के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए वाटर डिप्राइवेशन कर दिया, 8 से 10 घंटे तक बिना पानी के रखा है मेरे को। तो अब मेरा जो सीरम ऑस्मोलरिटी है, सीरम ऑस्मोलरिटी, तो वो क्या रहेगी, इंक्रीज हो जानी चाहिए थी क्योंकि वाटर रिअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पे बॉडी नॉर्मल रहती है। ठीक है, ड्यू टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर यूरिन जब है ना क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर, डीसीटी के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा, तो मेरा जो यूरिन निकलेगा तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, उसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेगा। आया समझ में, यहाँ पे ये दोनों चीजें समझ में आई, कंसंट्रेटेड यूरिन बनने लगेगा। एंड अल्टीमेटली क्या है, अब मेरा जब पहले का सीरम एडीएच देख लो और अभी का देखेंगे, तो एडीएच की वजह से ही तो ब्लड में एडीएच आया, तभी तो ना मेरा वाटर रिअब्जॉर्प्शन होने लगा डीसीटी के थ्रू। तो क्या होगा, एडीएच इंक्रीज हो जाएगा हमारा। जस्ट अ सेकेंड। तो ये तो हुआ नॉर्मल पर्सन मेरे लिए। ठीक है, जहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल थी मेरी और मेरा 8 घंटे तक मेरे को पानी नहीं दिया, तो मेरी सीरम की, ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या रही, नॉर्मल हो गई। नॉर्मल मेंटेन रखना जरूरी है। अगर
अगर मेरी ऑस्मोलिटी थोड़ी सी भी कम हो जाती है ना, तो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं, तो वहां पे उन सेल्स को क्या नहीं मिल पाएगा, अच्छे से हाइड्रेटेड वो नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से सेल डेथ, ब्रेन की सेल डेथ सबसे जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए एडीएच का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है वाटर लेवल या ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये नॉर्मल रहता है ऑलवेज, ठीक है। और यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेटेड यूरिन निकलने लगेगा। और एडीएच इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा वाटर डिप्राइवेशन किया था। ओके। अगर मान लीजिए मेरे ना क्या हो गया है, क्रेनियल, मतलब मेरे एडीएच सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है। क्रेनियल मीन सेंट्रल डीआई के अंदर मैंने बताया था ना कि हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या नहीं सिक्रीट कर रहा है, एडीएच सिक्रीट नहीं कर रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। तो उसके डिक्रीज होने से मतलब अब क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी, मतलब डाइल्यूट यूरिन निकलने लगेगा, ठीक है। और डाइल्यूट यूरिन निकलने के साथ साथ में हमारी सीरम की जो ऑस्मोलिटी है नॉर्मल पर्सन की, वो क्या रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल या इंक्रीज, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगी। बट अगर, क्योंकि वो पानी पीता जा रहा है इसलिए उसकी सीरम की ऑस्मोलिटी नॉर्मल है, ठीक है। बट इसी पेशेंट को क्या किया आपने, सेंट्रल वाले को आपने कर दिया 6 घंटे 8 घंटे के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए पानी नहीं दिया। तो अब क्या होगा, उसका एडीएस सिक्रीशन हो जाना चाहिए था, बट क्रीनियल है तो एडीएस सिक्रीशन कर ही नहीं रहा है, तो वो अभी भी डिक्रीज रहेगा। आया समझ में यहाँ पे सीरम एडीएच डिक्रीज क्यों मिला, क्योंकि सेंट्रल है, ठीक है। तो 8 घंटे के बाद में अगर डिप्राइवेशन के बाद में भी सीरम एडीएच लेवल अगर डिक्रीज है, तो हम समझ सकते हैं कि पेशेंट क्या है, क्रेनियल डीआई के साथ में है, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा, यूरिन ऑस्मोलिटी अभी भी डिक्रीज मिलेगी, बट वो इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, ठीक है। बट क्या हुआ, एडीएच आया ही नहीं, काम ही नहीं किया, तो यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या रही, यूरिन अभी भी डाइल्यूट है, ठीक है ना। और ये क्या होगी, इंक्रीज रहेगी हमारी, मतलब अब कंसंट्रेटेड होने लगेगा हमारा ब्लड, ठीक है। इंक्रीज हो गई है सीरम ऑस्मोलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्रोजेनिक की। नेफ्रोजेनिक में क्या है, हमारा नेफ्रोजेनिक डीआई के अंदर क्या रहेगा, हमेशा सीरम एडीएच सिक्रीशंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, एक्शन नहीं हो पाएगा कहाँ पे, डीसीटी के ऊपर, तो वर्क नहीं कर पाएगा, तो वापस से जो पॉजिटिव फीडबैक जाता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक तो जाता रहेगा, नेगेटिव फीडबैक जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे एक्शन नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे यूरिन हमेशा डाइल्यूट रहेगा, यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहता है, और इस वजह से क्या रहेगा, सीरम की ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और नेफ्रोजेनिक को जब भी हम उस पे रखते हैं 8 घंटे के लिए वाटर डिप्राइवेशन पे, तो एडीएच सिक्रीशन और प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यूरिन और डाइल्यूट होने लगेगा हमारा, ठीक है। यूरिन और डाइल्यूट होने लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमने वाटर डिप्राइवेशन करने पे हमारा क्या मिला, इंक्रीज मिला। बट ये देखिए नॉर्मल से किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है कि सीरम एडीएच इंक्रीज होने पे यूरिन ऑस्मोलिटी इंक्रीज हुई, बट नेफ्रोजेनिक पेशेंट का क्या हुआ, वाटर डिप्राइवेशन के बाद में सीरम एडीएच इंक्रीज होने के बावजूद भी हमारी यूरिन ऑस्मोलिटी अभी भी डिक्रीज है। मींस हम समझ सकते हैं कि ब्लड में एडीएच मिल रहा है, बट क्या नहीं मिल रहा है, यूरिन की ऑस्मोलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं हो पा रहा है, मींस कि ये डेफिनेटली नेफ्रोजेनिक डीआई पेशेंट है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, ओके। तो इस तरीके से ये सारी डायग्राम्स को हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसके बेसिस पे क्या कंफर्म हो जाता है, नो। हम कंफर्मेशन करेंगे हमारे एमआरआई, और एमआरआई किसका करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जब भी हम नॉर्मल पेशेंट का अगर जैसे मेरा करोगे एमआरआई ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वहां पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। एंड वो ब्राइट स्पॉट स्पॉट किसका दिखाई देता है हमारे को, वो दिखाई देता है हमारे को जो भी हमारा कलेक्टेड एडीएच है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से, कलेक्शन की वजह से वो ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है। वहां पे न्यूरोसिक्रेटरी वेसिकल्स स्टोर्ड इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की वजह से दिखाई देता है ये ब्राइट स्पॉट। बट अगर मेरा सेंट्रल डीआई का पेशेंट है, सेंट्रल डीआई का पेशेंट है, तो वहां पे क्या नहीं मिल रहा है, वहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडीएच है ही नहीं, तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा ही नहीं, या मिलेगा तो भी क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा,
मिलेगा तो अभी स्मॉल मिलेगा। अब देखिए नेफ्रोजेनिक डीआई की अगर बात करें, नेफ्रोजेनिक में स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि जितना भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने जैसे बोला था पॉजिटिव फीडबैक तो कंटिन्यूअसली जा रहा है क्योंकि डाइल्यूट यूरिन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, जितना भी बनता है वो ब्लड में आता रहता है, ब्लड ब्लड में आने के बाद में वो एक्शन नहीं हो पाता है हमारे डीसीटी के ऊपर, ठीक है ना। तो जितना होता है वो सारा निकल जाता है, इसी वजह से या तो सेंट्रल हो या नेफ्रोजेनिक हो, तो वहां पे स्मॉल या एब्सेंट ब्राइट स्पॉट मिलता है, तो वहां पे स्टोर ही नहीं हो पाता, जितना बनता है वो सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया की, वो तो वहां पे नॉर्मल मिलेगा, मींस ब्राइट स्पॉट प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे को प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट इज द इंपॉर्टेंट टू रूल आउट दी प्रेजेंस अगर मिल रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पॉलीडिप्सिक पेशेंट है। उसको डेफिनेटली क्या नहीं है, हम रूल आउट कर सकते हैं कि सेंट्रल डीआई या नेफ्रोजेनिक डीआई नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है, न कि हम ये देखें कि वहां पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, या छोटा मिल रहा है। हमारे लिए एमआरआई में इंपॉर्टेंट क्या है, हम एमआरआई क्यों बना रहे हैं, टू रूल आउट दी सेंट्रल डीआई एंड नेफ्रोजेनिक डीआई, बिकॉज नॉर्मली ये 10 to 15% नॉर्मल इंडिविजुअल में भी एब्सेंट मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं था एरिसन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हमारे ग्लोमेरुलर डिजीज के ऊपर, ठीक है। ग्लोमेरुलर डिजीजेस, ग्लोमेरुलर डिजीजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से हैं, ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, ध्यान से देखिए। प्रोटीन्यूरिया दो वजह से डेवलप हो सकता है, कि या तो ग्लोमेरुलर डिजीज हो या ट्यूबुलर डिजीज हो। तो ग्लोमेरुलर में डिफेक्ट इन दी फिल्ट्रेशन बैरियर, फिल्ट्रेशन बैरियर में अगर डिफेक्ट है तो वहां से क्या एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन एंड अदर प्रोटीन्स निकलने लगेंगे। अगर ट्यूबुलर में कहां पे डिफेक्ट आता है, ट्यूबुलर में डैमेज ऑफ दी रीनल ट्यूबुलर सेल्स, ओके। अगर ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया है तो वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे हमारे प्रोटीन मिलेंगे, ओके। अगर अब आप कहेंगे कि ग्रेटर देन 3.5 अगर पहुंच जाएगा यही लेवल ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे पहुंच जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक रेंज, ओके। ओके देन अब इसमें देखिए ट्यूबुलर के अंदर, और यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, यहां पे क्या मिलेगा, लेस देन 2 ग्राम पर डे, मींस ग्रीवियस कौन सा हुआ, ग्लोमेरुलर प्रोटीन्यूरिया, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, एल्बुमिन यूरिया, जो कि सबसे बड़ा है साइज में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मिलेगा, लो मोलिकुलर वेट वाले प्रोटीन यूरिया मिलेंगे। लो मोलिकुलर वेट वाले कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, यहाँ पे होते हैं अल्फा बीटा माइक्रोग्लोबुलिन प्लस टॉम हॉर्सफिन प्रोटीन्स, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें एल्ब्यूमिन बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन रेशियो की, तो यहाँ पे मिलता है ग्रेटर देन 1000 पर बाई 1, एंड यहाँ पे मिलता है लेस देन 10/1, ओके, रेशियो मिलता है। और ये हमारे को सारे जो ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये क्या है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है जो कि कैन नॉट फिल्टर थ्रू दी ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, बट यहाँ पे इंक्रीज मिलती है, ठीक है। क्यों इंक्रीज मिलती है, बिकॉज यहाँ पे पीसीटी जो सेल्स है वो एंजाइम सिक्रीट करती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइनेज, ओके, इस वजह से इंक्रीज होती है। बट आपको ये सिंपल फंडा याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइनेज किस में इंक्रीज मिलती है, ट्यूबुलर में, और नॉर्मल किस में रहती है, ग्लोमेरुलर में,
ठीक है। एंड नेक्स्ट, नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक को एक चीज से समझो कि तीन चीज हैं, और इसको इसी सीक्वेंस में, ये जो मैंने हल्की सी लाइन बनाई है, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है पेशेंट को? प्रोटीन यूरिया। सबसे पहले क्या हुआ? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया होने से क्या हुआ? ब्लड के अंदर हमारे को क्या मिला? प्रोटीन में सबसे पहले क्या निकला था? ग्लोमेरुलर प्रोटीन में एल्ब्यूमिन यूरिया। तो उसी से हमारे को याद रखना है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, मींस एल्ब्यूमिन लेवल कम हो रहा है ब्लड के अंदर। और उससे अगर क्या होगा, प्रोटीन अगर लॉस हो गया है तो वहां पे पेरिफेरल एडिमा डेवलप होगा। एंड पेरिफेरल एडिमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप की हो सकती है। पेरिफेरल एडिमा, देन पेरिफेरल एडिमा प्राइमरी हो सकती है। तब प्राइमरी में क्या कॉज बनता है? देखिए, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया फर्स्ट, आपको पता बताया जैसे कि प्रोटीन लॉस हुआ, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया डेवलप हुआ। एंड हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसिस द कैपेसिटी ऑफ दिस लीवर, क्योंकि एल्ब्यूमिन कहाँ से सिंथेसिस होता है? लीवर से सिंथेसिस होएगा। तो क्या पॉजिटिव फीडबैक देगा लीवर को कि लीवर भाई साहब सिंथेसिस करो एल्ब्यूमिन को। देन वो क्या होगा? इंक्रीज द एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। और एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन के साथ साथ में, क्योंकि वो अकेला एल्ब्यूमिन तो प्रोडक्शन करेगा नहीं, अगर हम घर में मम्मी को बोलते हैं खाना बनाओ तो केवल रोटी तो बनाएंगे नहीं, वो साथ में सब्जी भी बनाएंगे। तो लीवर भी क्या करता है? साथ साथ में हमारे को क्या बना के दे देता है? फाइब्रोजन, फाइब्रिनोजन बना के दे दिया। अब ये क्यों बना? अब देखिए, अब इसके बनने से क्या दिक्कत हो रही है हमारे को कि ब्लड में क्या हो रहा है? डिक्रीज द एल्ब्यूमिन, क्योंकि जितना भी एल्ब्यूमिन बन रहा है वो हमारा यूरिन के थ्रू लॉस होगा। बट हमारा जितना भी फाइब्रिनोजन बन रहा है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या हो गया? इंक्रीज फिब्रिनोजन। तो एक डिजीज तो थी ऊपर से एक डिजीज और नॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से एक डिजीज और हो गई। वो क्या हो गई? इंक्रीज फिब्रिनोजन। एंड इंक्रीज फिब्रिनोजन क्यों हुआ? आया समझ में? क्योंकि लीवर दोनों प्रोटीन को प्रोडक्शन करता है, एक साथ करता है, तो इसीलिए एल्ब्यूमिन जितना बना वो तो क्या हो गया? यूरिन में लॉस हो गया। बट फिब्रिनोजन अगर बनता रहेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होता रहेगा, तो उससे क्या होगा? ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि एल्ब्यूमिन से भी बड़ा मॉलिक्यूल है हमारा फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन है लार्ज मॉलिक्यूल, तो वो तो क्या है? ग्लोमेरुलर डिजीज हो या कुछ भी हो वो निकलेगा नहीं। ठीक है, बट एल्ब्यूमिन निकल जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इंक्रीज फिब्रिनोजन। और इंक्रीज फिब्रिनोजन के साथ साथ में देखिए इंक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस। एंड इंक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस से क्या होगा? डिसलिपिडीमिया डेवलप होगा। तो हमारे को पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्राइमरी की वजह से क्या डेवलप होता है? डिसलिपिडीमिया डेवलप होता है, बिकॉज इंक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, इंक्रीज फिब्रिनोजन एंड डिसलिपिडीमिया। ये ऑल एक्सेप्ट करके पूछा जाता है, इसलिए इतना जोर देके समझाया मैंने आपको। सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा? जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, सेकेंडरी क्या है? काउंटरएक्ट मैकेनिज्म है, जो कि भगवान की देन है हमारे को। क्या होता है जब भी पेशेंट या नॉर्मल क्या होता है? डिक्रीज प्लाज्मा सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी वॉल्यूम। अगर प्लाज्मा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, जैसे कि मेरे ब्लड के अंदर प्लाज्मा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होगा तो कौन सी चाची जाग जाएगी? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और इससे क्या होगा? सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म होगा। और एल्डोस्टेरोन का आपको वर्क पता है, और वो क्या करता है? सोडियम रिटेंशन एंड वाटर रिटेंशन का काम करता है। एंड सेकेंड क्या चीज होती है? जब भी डिक्रीज हो जाएगा प्लाज्मा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम्स, तो हमारे को पता है क्या सिक्रीट होने लगेगा? एडीएच इंक्रीज हो जाएगा। एंड एडीएच भी क्या करेगा? वाटर रिटेंशन का काम करेगा। जब डीआई में समझाया भी था मैंने ये चीज, तो ठीक है ना, वाटर रिटेंशन का काम करेगा। और यहाँ पे ये सारी चीजों के साथ में क्या होगा? कि हाइपर कोगुबिलिटी, ठीक है, हाइपर कोगुबिलिटी होने से मोस्ट कॉमन साइट हाइपर कोगुबिलिटी है, तो उससे क्या होगा? थ्रोम्बोसिस। तो क्वेश्चन क्या होता है? हाइपर कोगुबिलिटी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द थ्रोम्बोसिस इज रीनल वेन। ये वन लाइनर है, ये एक डायरेक्ट वन लाइनर है। ठीक है, और साथ में मिलेगा हमारे को हिमेचूरिया। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हमारे को प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब कहेंगे कि अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है। तो जितने सिम्टम हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं उसके साथ में 3 सिम्टम और मिलने चाहिए, और वो 3 सिम्टम कौन कौन से हैं? वो 3 सिम्टम है हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिक या एजोटीमिया एंड हिमेचूरिया। ये जो 3 सिम्टम है, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया एंड हिमेचूरिया, ये 3 सिम्टम के साथ में नेफ्रोटिक सिम्टम्स मिले तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ओके, तो यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीनूरिया किस में ज्यादा मिलता है। प्रोटीनूरिया आपको जैसे बताया यहाँ पे क्या है, ओलिगूरिया या एजोटीमिया मिलता है। तो प्रोटीनूरिया किस में मिलेगा? नेफ्रोटिक में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नेफ्राइटिक में क्या है? ओलिगूरिक है। ठीक है, तो अपने को बेसिक फंडा क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे क्या मिलेगा? सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया। नेफ्राइटिक में क्या मिलता है? सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया मिलता है कि ओनली फॉर द एल्ब्यूमिन। एंड नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया मींस जहां पे एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोब्यूलिन प्लस फिब्रिनोजन कुछ भी सिक्रीट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया। एंड नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया इज मोर ग्रीवियस और बैड बोल सकते हो। ठीक है ना, खतरनाक कौन सा है? नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीजेस। मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोमेरुलर डिजीजेस में से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट हमारे को इसके प्राइमरी मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज, साइटोजेनिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट सेल्स, सेल मीडिएटेड इंजरीज एंड अल्टरनेट पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली सब में क्या है कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डेवलप होता है एंड ये सारी चीजें डेवलप होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मींस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहां पे देखने को मिलेंगे? जब हम बायोप्सी करेंगे। तो बायोप्सी करने पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, और लाइट माइक्रोस्कोपी में हम नोट क्या करते हैं? उसकी सेलुलरिटी। लाइट माइक्रोस्कोपिक में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट सेलुलरिटी, देन सेकंड इज थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इम्यून डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां पे इम्यून मीडिएटेड ग्लोमेरुलर इंजरी हुई है तो वो किस में देखने को मिलेगी? इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखने को मिलेगी। और यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिलेगा? तीनों ही चीजें कि इम्यून डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं, फूड प्रोसेसेस देखने को मिल सकते हैं एंड सेलुलरिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको पता, ये तो अभी आपको ना हर डिजीज के अंदर मैं ना तीनों एग्जामिनेशन बताऊंगा तो मैं आपके फंडास क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमल चेंज डिजीज की। मिनिमल चेंज डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं? अदर नेम पता होना चाहिए, और वो है निल्स डिजीज। NIL, निल्स डिजीज। ओके, निल्स डिजीज। और एक और नाम है इसका, और वो नाम क्या है? लिपॉइड नेफ्रोसिस। लिपॉइड नेफ्रोसिस, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चंस है हमारे यूपीएससी में। अगर किडनी में से क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमल चेंज डिजीज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मिनिमल चेंज डिजीज का दूसरा नाम क्या है? निल्स डिजीज, सेकंड नेम लिपॉइड नेफ्रोसिस। ओके, जिसके अंदर मिनिमल से बाय नेम समझ में आ रहा है कि बहुत कम चेंजेस हुए होंगे डिजीज के अंदर। ठीक है ना, तो ये सिंपल डिजीज है कि जहां पे ग्रीवियस सिम्टम्स नहीं आ रही या ग्रीवियस चेंजेस नहीं आ रहे। तो लाइट माइक्रोस्कोपिक के अंदर जहां पे सेलुलरिटी एंड थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? बिल्कुल नॉर्मल। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर जो इम्यून डिपॉजिट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल। बट सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा? और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा हमारे को इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस। इस इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, जहां पे लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखा, इम्यून फ्लोरेसेंस में कुछ भी नहीं दिखा, नॉर्मल एंड नॉर्मल दिख रहा है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज द लिपिड फिल्ट्रेशन से क्या होगा? इंक्रीज पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड एंड
लोडेड विद द लिपिड, लोडेड विद द लिपिड, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, फूड प्रोसेसेस इफेक्टमेंट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे ये क्यों होता है, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मिनिमल चेंज डिजीज। तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक इन चिल्ड्रन अगर पूछा जाता है तो वो होता है मिनिमल चेंज डिजीज। 80% चिल्ड्रन के अंदर अगर नेफ्रोटिक है तो उसका कॉज क्या बनेगा, मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, ओके। अगर ये कॉज दो तरीके से हो सकते हैं क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी वन इज हॉजकिंस, एचआईवी एंड ड्रग्स। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात कर रहे हैं। अब देखिए मेम्ब्रेनस की बाय नेम समझ में आता है कि मेम्ब्रेनस डिजीज डेवलप हुआ है, तो वहां पे लाइट माइक्रोस्कोप मींस सेलुलरिटी एंड थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो क्या होगी, थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, वहां पे थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक इन एडल्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक इन एडल्ट पूछा जाता है तो आंसर क्या जाएगा, मेम्ब्रेनस। और अगर यही चेंज करके चिल्ड्रंस कर दिया तो आंसर क्या जाना चाहिए, मिनिमल। ठीक है, Dr. Nitesh, just 3 minutes left. ओके, rejoin again क्योंकि हम do you need 5 minutes break? नो, Okay, then rejoin directly. हाँ, यस, ओके। हाँ, हम बात कर रहे थे प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज के ऊपर भी बात कर रहे थे। प्राइमरी में अगर मैं मिनिमल की बात की थी तो वहां पे इडियोपैथिक थे, बट यहाँ पे प्राइमरी की अगर बात करें तो वहां पे कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए प्राइमरी के अंदर वही हमारा रहेगा इडियोपैथिक, बट अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में कौन कौन से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस। तो ये सारे के सारे इन्फेक्शंस एंड ऑल हमारे को बाय नेम पता होने चाहिए, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं वो। तो इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, शिस्टोसोमेसिस, लेप्रोसिस, फिलियरियासिस। ओके, एंड कार्सिनोमास की बात करें तो कार्सिनोमा ऑफ दी ब्रोंकियल कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा, किडनी कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा। ड्रग थैंक गॉड हमारे को कभी नहीं पूछेंगे कि कौन सी ड्रग मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप करती है। ठीक है, ऑटो इम्यून्स के हमारे को पता होना चाहिए, एसएलई, आरए, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जोग्रेन सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस, डर्मेटोमायोसाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस। ओके, तो ये तो हमारे को बाई हार्ट करने पड़ेंगे कि हमारे को याद ही करना है। ठीक है, अब वापस से रीजॉइन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और ये है मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट ऑफ अफ्रीकन एंसेस्टर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट ऑफ अफ्रीकन एंसेस्टर्स, एक वर्ड जुड़ गया एंड अफ्रीकन एंसेस्टर, आंसर चेंज हो जाता है और आंसर क्या बन जाता है, FSGS। ओके,